गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली के यूट्यूब चैनल में आज हम बीए फर्स्ट ईयर की पेपर जो सेकंड है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक की आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो टॉपिक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नया जुड़ा हुआ टॉपिक है, पहले की बुक्स में ये नहीं है, सिलेबस में नहीं था। तो आज हम जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं इनकी जो जीवन परिचय है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं अपने जीवन में लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, केवल जीवन परिचय के बारे में। ठीक है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, देखो हमको कुछ बच्चों को पता है कि भाई कौन थे। जो आरएसएस जिसको हम बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसके ये प्रमुख थे, मतलब उसमें थे, एक तरह से स्वयं सेवक थे एक। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम, बहुत कठिन जिंदगी जीकर, क्योंकि बचपन में ही इनके पूरा करीब 16 साल की उम्र तक आते आते कम से कम पूरा परिवार इनका स्वर्गवास ही हो गया था, माता पिता से लेके नाना नानी भाई तक सब। तो ये एक तरह से अकेले रहकर इन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने अंग्रेज़ों की नौकरी को न अपनाकर अपना खुद का एक अलग रास्ता चुना था। तो ये इस तरह से संघर्षशील व्यक्ति थे। उनका परिचय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, उनकी गणना देश के उन शीर्ष मतलब जो बहुत ऊंचे विचारशील राजनेताओं में से गणना की जाती है, जिन्होंने सक्रिय राजनीति में रहते हुए राजनीति के नैतिक और सैद्धांतिक उद्देश्यों को सर्वोपरि माना था। ठीक है। हाँ, थोड़ा छोटा था, बड़ा करके देखते हैं। ठीक है। उन्होंने आधुनिक राजनीतिक चिंतन में मौलिक योगदान दिया, मतलब उनका योगदान था, खुद का था, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं था। उन्होंने जो योगदान दिया था वो उससे पहले किसी ने भी नहीं दिया था, इसलिए उसको मौलिक योगदान कहते हैं। ठीक है। वे सादा जीवन, उच्च विचार, सरल व्यवहार और कर्मण्यता के साक्षात प्रतिमा थे। वे अदम्य संकल्प शक्ति के धनी थे तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित नहीं हुए थे। यानी उनके जीवन में बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई थी। हमारे तो हम पढ़ाई कर रहे हैं और माता पिता में से कोई अगर एक्सपायर हो जाता है तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, या फिर जब भी कभी फेल होते हैं तो हम उनका एक तरह से हमारे पास बहाना बन जाता है कि हमारे तो माँ मर गई थी, पिताजी मर गए थे, भाई मर गया था, हम क्या करें, तो कैसे पढ़ें। इन्होंने इन चीज़ों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनाया था और किसी परिस्थिति में ये विचलित नहीं हुए थे और बिना विचलित हुए उनमें से मार्ग निकालने की अध्यावसाय में जीवन पर्यंत लगे रहे थे। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अब हम जन्म के बारे में, उनके परिवार के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म था वो राजस्थान में जयपुर के निकट अजमेर जयपुर रेल मार्ग पर धनकिया गांव है एक। अजमेर और जयपुर जो रेल मार्ग है उसके पास में एक धनकिया गांव है। उस धनकिया गांव का नाम याद रखना, धनकिया। उस गांव में 25 सितंबर 1916 को हुआ था। उनको नाना श्री चुन्नीलाल शुक्ल के घर में, यानी इनका जन्म अपने ननिहाल में हुआ था। दीनदयाल के पिता का नाम क्या था? श्री भगवती प्रसाद। वो यूपी के मथुरा जिले में रहने वाले थे। दीनदयाल के माता पिता का निधन उनके बाल्यकाल में ही हो गया था। मैंने कहा था माता पिता जो छोटे थे तभी मर गए थे। अतः उनका लालन पालन उनके मामा जी ने किया था। मामा जी का नाम था राधा रमन शुक्ल ने किया था, जो राजस्थान के गंगापुर सिटी में रेलवे स्टेशन पर गार्ड के पद पर कार्यरत थे। इनके नाना भी रेलवे स्टेशन पर गार्ड थे और उनके मामा भी रेलवे स्टेशन पर ही गार्ड थे। इनका क्या था, इनसे 2 साल छोटा इनका भाई भी था, भाई हुआ था, और वो भी जब ये 15-16 साल के तब वो भी एक्सपायर हो गया था। ठीक है। दीनदयाल मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे, कुशाग्र बुद्धि इनको बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि थे। बचपन से ही उन्होंने कठोर परिश्रम और अनुशासित जीवन शैली को अपना लिया था। उन्होंने राजस्थान में सीकर जिले में श्री कल्याण हाई स्कूल है, वहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी, मैट्रिक की, और पूरे राजस्थान में पूरे अजमेर बोर्ड थे उसमें पहला स्थान प्राप्त किया था। सोचो, माता पिता भाई बहन चाचा नाना नानी कोई नहीं थे, फिर भी उन्होंने कठिन परिश्रम किया, अनुशासित जीवन जिया और जहाँ भी उन्होंने जो भी एग्ज़ाम पास किए उन्होंने वो उनमें
वो प्रथम श्रेणी से पास हुए थे। उन्होंने पिलानी के बिरला कॉलेज, देखो हम इसमें जितने भी थिंकर पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, उसमें से ये थिंकर हैं और राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो ये इनसे हमारा थोड़ा सा अलग से लगाव भी होना चाहिए कि राजस्थान के, बाकी तो बाहर बाहर के हमने हैं इसमें। उन्होंने पिलानी के बिरला कॉलेज से इंटर की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। इस परीक्षा में भी उन्होंने 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। उन्होंने कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर के अंदर एक सनातन धर्म कॉलेज है, उससे गणित विषय में बीए की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की थी। ठीक है। सन 1937 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, जो होता आरएसएस, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये लोग क्या करते हैं, एक तरह से हिंदू धर्म की रक्षा को अपना दायित्व समझते हैं और ये जगह जगह से कुछ एक्टिविटीज़ करते रहे जिससे लोग उनसे जुड़ते रहें। उस समय यूपी में संघ के कार्य के संचालन के लिए उत्तरदायी श्री भारू राम देवरस के प्रभाव में आए। उनके जीवन में जो आरएसएस जुड़ने के लिए, यानी कि जो दीनदयाल उपाध्याय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, वो किसके प्रभाव से आकर जुड़े थे, वो थे श्री भाऊ राव देवरस के प्रभाव में आकर उन्होंने अपना पूरा जीवन इस संघ के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। ठीक है। वे उत्तर प्रदेश के संघ के प्रचारक के रूप में कार्य करने लगे। संघ के प्रचारक के रूप में 1942 में उत्तर प्रदेश के लक्ष्मीपुरा जिले में नियुक्त किए गए थे। थोड़े समय बाद वहाँ से एक हाई स्कूल में उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। देखो इस बीच में इनको है ना अंग्रेज़ों की नौकरियाँ भी मिली थी, लेकिन उन्होंने नहीं की थी कि मैं अंग्रेज़ों की नौकरी नहीं करूँगा, तो उन्होंने जो नौकरियाँ मिली थी उनको छोड़ दिया और देश की सेवा का काम उन्होंने आरएसएस के माध्यम से प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। उन्होंने 5 जन्य साप्ताहिक तथा स्वदेशी दैनिक पत्र का संपादन किया। अब देखो उनके नाम आते हैं, या तो पूछेंगे 5 जन्य साप्ताहिक और स्वदेशी दैनिक पत्र का संपादक कौन थे, तो दीनदयाल उपाध्याय थे। या इनकी रचनाओं पूछते हैं, उसमें इनका नाम भी आएगा। उन्होंने सम्राट, चंद्रगुप्त और शंकराचार्य, ये 2 पुस्तकें भी लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले हम परिचय में इनका वर्णन आ गया। इसके बाद हम सारी रचनाएं भी लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा रचित 5 रचनाओं के नाम लिखिए, तो हमारे पास 5 रचनाएं इसमें नहीं आई, 2 ही आई हैं। सारी रचनाओं के नाम हम अलग से बताएंगे। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक राजनीतिक दल गठन किया गया था। भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। उसमें इन्होंने एक्टिव भूमिका निभाई थी, सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1952 में जो कानपुर में एक इसका जो भारतीय जनसंघ का अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, प्रांतीय अधिवेशन था, इसमें इस दल का अखिल भारतीय महासचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बनाया गया था। वर्ष 1967 यानी कि 1967 में जनसंघ का जो कालीकट में अधिवेशन हुआ था, उसके ये अध्यक्ष थे। एग्जाम पूछते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, तो वो कालीकट में अधिवेशन हुआ था 1967 में, उसके वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उसके बाद से वो निरंतर इस दल के महासचिव के रूप में उसकी संगठनात्मक गतिविधियों का संचालक, दल की विचार नीति के प्रमुख रचनाकार, दल के राजनीतिक प्रभाव में विस्तार के प्रमुख सूत्रधार बने रहे। अब उनके स्वभाव के बारे में बातें करते हैं। पंडित दीनदयाल सहज स्वभाव के थे, सौम्य स्वभाव के थे, निष्कपट थे। उनका व्यवहार निष्कपट था, सादा जीवन और उच्च विचार वाली शैली को वो अपनाने वाले थे। इस शैली से उनके संपर्क में जितने भी, यानी उनके जो ये व्यवहार था, उनकी पहचान थी उनके व्यवहार की, उससे उनके संपर्क में जितने व्यक्ति आते थे, सभी व्यक्ति उनके व्यवहार की इस गहराई से प्रभावित होते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में समर्थकों के साथ ही अपने विरोधियों का भी पूरा सम्मान अर्जित किया था। यानी कि ऐसा नहीं जो उनका समर्थक है वो उसका रेस्पेक्ट करते थे, उनका जो विरोधी थे वो भी उनकी इस जीवन शैली और व्यवहार की वजह से उनका सम्मान करते थे। व्यवहारिक राजनीति के जो भी जटिल प्रश्न हैं उससे जूझते हुए भी उनकी प्रेरणा और आस्था का मूल स्वर भारतीय संस्कृति या सांस्कृतिक ही होता था। इसी कारण वे स्वयं को राजनेता बिल्कुल नहीं मानते थे। मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं राजनीति में संस्कृति का अग्रदूत हूँ। और वो भी कौन सी संस्कृति? भारतीय संस्कृति, क्योंकि जो आरएसएस है ये पूरा इसी से ही जुड़ा हुआ है, या इसी की रक्षा ही अपना दायित्व मानता है। ठीक है। उन्होंने भारतीय राजनीति की विकृत जो रीति नीति चल रही थी उसके दौर में भी सिद्धांतों, नैतिकता तथा आदर्शवादिता का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। यानी कि
जो भारतीय राजनीति विकृत होती जा रही थी, लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति के जो सिद्धांत थे उनमें जो नैतिकता थी तथा आदर्शवादिता का, यानी कि सिद्धांतों के नैतिकता और आदर्शवादिता जो आदर्शवादिता थी उसका बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ा था। वो इनको साथ लेकर ही राजनीति में सक्रिय हुए थे। उन्होंने प्रतिपक्षी जो दल, यानी जो विरोधी दल होते हैं, दूसरा जो दल विपक्षी दल होते हैं, उनके आग्रह पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र के लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उनके सहयोगियों ने उन्हें सुझाव दिया कि चुनाव की सभाओं में भाषण कुछ आक्रामक होना चाहिए और विपक्षी प्रत्याशी पर तीखा प्रहार करना चाहिए। यानी कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है ना, जब भी कोई जैसे कांग्रेस का है भाषण देगा तो भाजपा पर तीखे प्रहार करेगा, भाजपा का कोई भाषण देगा तो कांग्रेस पर तीखे प्रहार करेगा। तो उसके जो खुद के जो दल के लोग थे, उसके जो सहयोगी थे, मतलब वो उससे ये कहते थे कि अगर तुम चुनाव में खड़े होने के बाद चुनाव सभाओं में जब जाओगे तो वहाँ जो भाषण दोगे वो आक्रामक होना चाहिए और उसमें विपक्षी पार्टी पर तीखा प्रहार होना चाहिए। इस सुझाव पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उत्तर दिया कि ऐसा लगता है कि मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मैं चुनाव से हट जाता हूँ, किंतु केवल मतों के लिए मैं अपनी भाषा में अनावश्यक तीखापन नहीं ला सकता। सोचो, उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी भाषा में, अपने शब्दों में इस प्रकार तीखापन नहीं ला सकता कि दूसरे जो पार्टीजन पर तीखापन, उन पर प्रहार करूँ, जैसे सब जो कहते हैं। सोचो, अगर इनकी जो ये आदर्शवादिता थी इसको वर्तमान में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो अपना लें तो शायद किसी दूसरे पार्टी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करें, छींटाकशी ना करें, तो राजनीति के अंदर जो गंदापन है वो दूर हो जाए। उन्होंने कहा था आगे कि विरोधी की व्यक्तिगत आलोचना करना तो मैं अनैतिक मानता हूँ, जबकि हमने पहले पढ़ा था कि उनके सिद्धांतों में नैतिकता थी और नैतिकता को और आदर्शवादिता को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी खुद की भाषा को खराब भी नहीं करूँगा और अनैतिक भी नहीं बनूंगा, यानी दूसरे जो विपक्षी हैं उनके प्रत्याशी पर तीखा प्रहार नहीं करूँगा। आगे वाले को गलत बताकर हम पब्लिक का वोट जीतें, ये मैं नहीं कर सकता। इसी चुनाव में उनके निर्वाचन क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें यह सुझाव दिया गया कि प्रतिद्वंदी राजपूत प्रत्याशी जिस तरह जातिवाद का सहारा ले रहे हैं, दीनदयाल जी को भी ब्राह्मणवाद का सहारा लेना चाहिए। इसके सुझाव पर वो बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने बोला था कि सिद्धांत की बलि चढ़ाकर जातिवाद के सहारे मिलने वाली जो विजय है, सच पूछो तो पराजय से भी बहुत बुरी है और ऐसी विजय हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो अभी राजनीति में जातिवाद चल रहा है, जाति के नाम से वोट लिए जाते हैं और जाति के हिसाब से प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं, उस चीज़ का उन्होंने बहुत पहले ही विरोध कर दिया था। इस चुनाव में पराजित हो गए थे, किंतु उन्होंने अपने सिद्धांतों, नैतिकता और आदर्शवादिता को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। 11 फरवरी 1968 को लखनऊ से पटना जाते हुए रेल यात्रा के दौरान उनका निधन हो गया था। निधन नहीं हुआ था, किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। हत्या करके उनका जो शरीर है, मृत शरीर, उसको रेलवे स्टेशन पर ही पड़ा छोड़ गए थे। मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में उनका मृत शरीर पाया गया था। उनकी इस अकाल मृत्यु का जो रहस्य है उससे आज भी पर्दा नहीं उठ पाया कि उनकी मृत्यु किसने करी, मतलब उनका हत्या किसने करी और क्यों की गई थी। उनके निधन से भारतीय चिंतन परंपरा के अतीत और वर्तमान को मिलने वाली प्रामाणिक व्याख्याकार, मौलिक मानवतावादी विचारक, समर्पित देशभक्त और विचारशील राजनेता को ये देश खो चुका था। अब आते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं यानी प्रमुख पुस्तकें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने अल्पकालिक जीवन में, यानी उनका जीवन बहुत छोटा था लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें, लेख लिखे, बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं लिखी। ये पुस्तकें और लेख राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पक्षों तथा राजनीतिक और आर्थिक दर्शन के विशिष्ट संदर्भों पर प्रकाश डालते हैं। जैसे उनकी पुस्तकों में है चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु शंकराचार्य, द टू प्लान, इंटरग्रेटेड ह्यूमनिज्म, जनसंघ, सिद्धांत और राजनीति, अखंड भारत, इनको भी आज़ादी चाहिए, भारतीय अर्थनीति, विकास की एक दिशा, बेकारी की समस्या, एकात्म मानववाद, ये इनका प्रमुख विचार है। इस पर एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आते हैं, हम इनके जो विचार पढ़ेंगे तब ये आएगा।
अगली है विश्वासघात और राष्ट्र जीवन की समस्याएं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनमें से कुछ रचनाएं हमारे सिलेबस में क्वेश्चन के हिसाब से आती हैं, तो हम उन पर अलग से चर्चा करेंगे।